नमस्कार, मैं पंकज कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गजब इंडिया, जहां पर हमने एक सीरीज शुरू की है। हमने डॉक्टर रेणु सिंह गहलोत, जो महिला रोग विशेषज्ञ हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं कानपुर में गहलोत हेल्थ केयर सेंटर में, उनके साथ हम रोज शाम को अब चर्चा कर रहे हैं, जिसमें आपके सवाल होते हैं और मैं उनसे उनके जवाब पूछता हूँ। अलग अलग मुद्दों पर होते हैं। आपने हमारे यूट्यूब चैनल पे और उनके भी यूट्यूब चैनल पर आपने बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखे होंगे जो महिलाओं से जुड़े हुए हैं, जैसे पीरियड्स की समस्या पर है, इनफर्टिलिटी पे है, पीसीओडी पर है, फाइब्रॉइड पे है। अलग अलग मुद्दों पर हमने वीडियोस बनाए हैं। आज बात हम जो है फर्टिलिटी पे करेंगे, क्योंकि एक वीडियो हमने बनाया था बहुत शुरू में ही कि कुछ महिलाओं को, या बहुत सारी ऐसी महिलाएं होती हैं जिनको बच्चा नहीं होता है और वो अलग अलग जगहों पे इलाज कराती हैं। आज हमारे साथ मैम है जिनसे हम इन्हीं मुद्दों पर बात करेंगे। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और थैंक यू मैं आप पंकज एंड हेलो ऑल द फ्रेंड्स जो भी ऑनलाइन है, आप सबका स्वागत है। मैम ने हाल ही में टेली कंसल्टेंसी भी शुरू किया है। आप फोन के जरिए मैम से बात कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप पे अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। तो वो भी मैं आपको बीच बीच में बताता रहूंगा और लास्ट में भी बता दूंगा। तो आपके मन में अगर कोई सवाल है जो आप अगर पूछना चाहते हैं मैम से, तो आप यूट्यूब पर इस वीडियो को लाइव इस समय देख रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में अपने सवाल पूछ सकते हैं। आप हमने आज का जो विषय रखा है वो जो है इनफर्टिलिटी पे है, कि कुछ महिलाओं को बच्चा क्यों नहीं होता है, क्या समस्याएं होती हैं। और इस मुद्दे से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल आपके मन में है, चाहे आपने कहीं भी पहले भी दिखाया भी हो, आप अपने सवाल बेझिझक पूछिए। मैं उनसे मैम से सवाल पूछूंगा, मैम उसके रिप्लाई करेंगी। इसके अलावा अगर कोई बहुत बड़ी दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं। हालांकि हम कोशिश कर रहे हैं कि हम रोज एक नए मुद्दे के साथ। तो पहला सवाल तो ये है कि आखिर कुछ महिलाओं को, या मतलब हाल के दिनों में बहुत सारी ऐसी महिलाओं को दिक्कतें आई हैं कि उनको बच्चा नहीं होता है। और ये बहुत कुछ लोगों की समस्याएं हैं। 5 साल शादी को हो गए, 2 साल शादी को हो गए। और आज फेसबुक पर भी जब मैंने इस पोस्टर को डाला कि आज शाम को हम आपके साथ लाइव होंगे, तो बहुत सारे लोगों ने ये सवाल पूछा, तो आखिर इसकी वजह क्या है? महिलाओं को, मतलब कुछ महिलाओं को बच्चा क्यों नहीं होता है? पंकज, बहुत अच्छी बात है कि हम लोग फिर से इस इनफर्टिलिटी के टॉपिक को टच कर रहे हैं। क्योंकि अपने यहाँ जो बच्चा ना होने का सारा दारोमदार आज भी अनफॉर्चुनेटली एक महिला के ऊपर, पत्नी के ऊपर ही डाल दिया जाता है। हमको सबसे पहले ये हम्म। समझना होगा कि अगर किसी दंपत्ति को प्रेगनेंसी नहीं ठहर रही है, बच्चा नहीं हो रहा है, बच्चा सिर्फ एक महिला के होने से बच्चा नहीं होने वाला है ना? तो प्रेगनेंसी जो होती है वो हस्बैंड और वाइफ दोनों के कंबाइंड एफर्ट की वजह से ही होती है। तो दोनों का ही सारे फैक्टर्स ठीक होना जरूरी है। ये देखा गया है अब कि इनफर्टिलिटी बढ़ती जा रही है। 10 से 30% दंपत्ति जो है उनमें हम्म। इनफर्टिलिटी अब देखने में आ रही है। और अनफॉर्चुनेटली ये बढ़ रही है। शायद जो शादी करने की उम्र है वो बढ़ रही है उस वजह से, जो लाइफस्टाइल चेंजेस हैं जिसमें वजन बढ़ रहा है उस वजह से, जो पॉल्यूशन आजकल है हम देखते हैं, जो भी हम खा रहे हैं सब में पेस्टिसाइड्स हैं, हवा में पॉल्यूशन है उस वजह से, नींद पूरी ना हो पाने की वजह से, हमारी डायरनल रिदम, लाइफस्टाइल चेंजेस होने की वजह से, कई सारे फैक्टर्स हैं जो पुरुष में और महिला में दोनों में चेंजेस ला सकते हैं। तो ये देखा गया है कि 40% महिलाओं में जब टेस्ट किए जाते हैं तो कमी पाई जाती है। क्या क्या कमी पाई जाती है इस पे मैं बाद में आऊंगी। 40% पेशेंट्स में पुरुषों में कमी पाई जाती है, दंपतियों में। और 10% दंपति ऐसे होते हैं जिसमें थोड़ी थोड़ी कमी पर महिला में भी और पुरुष दोनों में होती है। और 10% ऐसे होते हैं जिनमें किसी भी तरीके की कोई कमी नहीं पाई जाती, फिर भी जो है वो कंसीव नहीं कर रहे होते हैं। ऐसों को हम लोग अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी करते हैं। तो कुल मिला के अगर किसी भी दंपति के बारे में हमको ये पता करना है कि प्रेगनेंसी क्यों नहीं आ रही है, तो ये आपको हस्बैंड और वाइफ दोनों को एक काबिल गायनेकोलॉजिस्ट के पास, इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए। उसमें अपना कुछ बातों का ध्यान रखना है कि आपकी एज कितनी है। जो आइडियल एज है बच्चा पैदा करने की, जिसमें जल्दी से प्रेगनेंसी आती है, वो 20 से 25 वर्ष है मैक्सिमम। आप सोचिए आजकल क्या हालात है कि 30, 28, 29, 30 वर्ष तो ऐसे ही हो जाते हैं बच्चों को पढ़ते करते।
तो 20 से 25 साल है, और ये देखा गया है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है 30 के बाद भी अंडे में और शुक्राणुओं में थोड़ी कमी आने लगती है, 35 के बाद और ज्यादा, और 40 के बाद तो 90% अंडों में कमियां आनी शुरू हो जाती है। एज बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। महिला को अगर देखें तो उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल का पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है, कि उनके पीरियड्स कैसे आते हैं, कितने दिन तक आते हैं। जब शुरू की उम्र में हुए थे 1 से 2 से 5 दिन तक आते हैं, या महीने के महीने आते हैं कि नहीं आते पीरियड, या 2-2 3-3 महीने में आते हैं। तो सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है कि उनका मेंस्ट्रुअल पैटर्न कैसा है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है कि हस्बैंड और वाइफ आपस में कितना समय साथ में गुजार पाते हैं, कितना फ्रीक्वेंटली उनका संबंध बनाना हो पाता है। कुछ लोग हैं, सैनिक भाई हैं, वो लोग बॉर्डर पे रहते हैं। कुछ हमारे लोग हैं जो अब कहीं दूसरे शहर में जॉब करते हैं, वाइफ के पास साल में 1 या 2 बार आ पाते हैं। ऐसे लोगों में भी कई सालों तक इनफर्टिलिटी रहती है, क्योंकि ये समझना होगा कि महीने में मात्र 1 दिन ऐसा होता है जिस दिन अंडा फूटता है, और उसी दिन में अगर 24 घंटे के भीतर संपर्क किया गया तो प्रेगनेंसी आएगी। तो अनफॉर्चुनेटली जो डिस्टेंट लोग रहते हैं, 2 टीचर्स हैं, 2 अलग-अलग जिलों में पोस्टेड हैं, पुलिस में हैं, डॉक्टर्स हैं, सभी लोग आजकल हस्बैंड और वाइफ दोनों ही लोग वर्किंग हैं। तो ऐसे लोग जब अलग-अलग जिलों में रहते हैं, साल महीने में 2-3 बार भी नहीं मिल पाते हैं, तो ऐसे में भी प्रेगनेंसी और वो पर्टिकुलर ओव्यूलेशन डे है, वो मिस हो जाता है, तो प्रेगनेंसी नहीं आती है। और भी पुरुषों में स्पेशली आजकल ये देखा गया है कि, या महिलाओं में किसी भी तरीके का धूम्रपान करना, स्मोकिंग, अल्कोहल, किसी भी तरीके का कुछ भी धूम्रपान अगर करते हैं, तो इसका असर महिला के अंडों पर, और पुरुषों में इसका असर शुक्राणुओं पे देखा गया है। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट आजकल हम लोग कॉम्प्लिकेशन देख रहे हैं, वो है लाइफस्टाइल में चेंज की वजह से वजन अधिक बढ़ना। बहुत कम उम्र में लड़कियों का भी वजन बढ़ रहा है और लड़कों का भी वजन बढ़ रहा है। प्रकृति ने हर चीज एक बहुत ही बैलेंस फॉर्म में बनाई है। अगर किसी महिला का वजन एक रिक्वायर्ड लिमिट से ज्यादा बढ़ता है, तो बॉडी को ये सिग्नल जाता है, कुछ इस तरीके के सिग्नल्स जाते हैं कि उसके अंदर फिर पुरुष के हार्मोन्स बनने लगते हैं, जिससे हर महीने अंडा नहीं बनता, अंडा बनता भी है तो अरेस्ट हो जाता है, आगे बन के फूटता नहीं है। और पुरुषों में महिलाओं के हार्मोन्स बनने लग जाते हैं। तो कुल मिला के अंदर पूरा हार्मोन्स की उलटफेर हो जाती है, अगर किसी भी महिला का या किसी भी पुरुष का वजन बहुत ज्यादा है। अगर डायरनल रिदम, मेलाटोनिन एक इंपॉर्टेंट हार्मोन है, डायरनल रिदम यानी कि सही समय पर सोना और सही समय पर उठना उठना, इनकी वजह से का भी हार्मोन्स पे बहुत अधिक फर्क पड़ता है। वजन अधिक होने की वजह से अगर किसी को डायबिटीज की प्रॉब्लम है, किसी को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, साथ ही साथ हार्मोनल इम्बैलेंस भी ऐड हो जाता है। ये सब भी अंडे और शुक्राणु की क्वालिटी को इफेक्ट करते हैं और प्रेगनेंसी आने में दिक्कत होती है। थायराइड एक नया प्रॉब्लम है। ये देखा गया है कि इंडिया में स्पेशली एक बहुत इंपॉर्टेंट थायराइड बेल्ट है। तो थायराइड की वजह से भी बहुत सारे ओव्यूलेटरी चेंजेस आते हैं, अंडे नहीं फूट पाते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे कारण हैं। कुल मिलाकर अगर किसी दंपति को प्रेगनेंसी नहीं हो रही, तो मैं ये महिला को बच्चा क्यों नहीं होता इस पे नहीं अग्री करती हूँ। मैं बोलूंगी कि किसी दंपति को प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो दोनों हस्बैंड वाइफ को डॉक्टर के पास जाना है, और अपने रूटीन इंपॉर्टेंट टेस्ट जो है, कल भी मैंने अपनी इसी लाइव सेशन में बताया था कि वाइफ का मिनिमम एक अल्ट्रासाउंड, वजाइना के रास्ते ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड हो, बच्चेदानी में दवा डाल के एक्सरे हो, और हस्बैंड की 3 दिन बिना संबंध बनाए शुक्राणुओं की जांच 1 महीने के अंतराल पे कम से कम 2 बार जांच हो। और साथ में जैसा उनका हार्मोन का पैटर्न होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल का पैटर्न होगा, उसको देख के डॉक्टर्स कुछ हार्मोन्स के टेस्ट भी हम एडवाइस करते हैं। इन सबको मिलाकर तब पता लगाया जाता है कि भाई पुरुष में दिक्कत है कि महिला में दिक्कत है, और अगर दिक्कत है तो क्या दिक्कत है, और उसके अकॉर्डिंगली हमको ट्रीटमेंट करना होता है। मैम, आपने अच्छा बताया कि सिर्फ महिलाओं की दिक्कत नहीं है, पुरुषों के साथ भी दिक्कत हो सकती है। आपने बताया 40% केसेस में पुरुषों को होता है। तो बिल्कुल। पुरुषों को ऐसे कौन से ध्यान रखने चाहिए, अगर मान लीजिए कि अगर वो क्या ऐसा करे कि उनके साथ ये दिक्कत ना आए, ठीक है? या अगर हो भी ये दिक्कत, तो कौन-कौन से जांच
में बताए उसमें से कौन कौन सी जांच उनके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अक्सर ऐसा बिल्कुल। पुरुष जाते हैं और एक समाज में धारणा भी बनी हुई है कि महिला में ही दिक्कत है। तो कौन कौन से जांच पुरुष के लिए इम्पोर्टेंट है और कौन कौन से वो बचाव के तरीके अपनाए ताकि उसको ये दिक्कत न हो। ओके, बहुत अच्छा सवाल है। सबसे पहले तो इस बात को समझें और एक्सेप्ट करें कि भाई दिक्कत हमें भी हो सकती है और टेस्ट कराने जरूर जाएं। अपने पत्नी के साथ हर विजिट में अगर पॉसिबल हो तो जाएं। और सीमन एनालिसिस यानी कि शुक्राणुओं की जांच, जिसमें हम 20 से 25 चीजें उस शुक्राणुओं की जांच में देखते हैं कि शुक्राणु कितने हैं, कम तो नहीं है, ज्यादा तो नहीं है, शुक्राणुओं में विस्कोसिटी कितनी है, जो उनका सारा कुछ है वो शुक्राणु की चलने की स्थिति ठीक है कि नहीं, मॉर्फोलॉजी ठीक है कि नहीं। तो कुल मिला के 20 से 22 क्राइटेरियाज शुक्राणु की जांच में देखे जाते हैं, तो उसकी जांच कराना, सीमन एनालिसिस कराने जाना चाहिए। और 3 दिन आपस में संपर्क ना कराएं, उसके बाद सीमन एनालिसिस कराने जाएं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है। अब इस सीमन एनालिसिस में अगर कोई प्रॉब्लम निकलती है तो उसके आगे फिर हम लोग कुछ पुरुष के हार्मोन्स के टेस्ट कराते हैं। अब वो बहुत डिटेल हो जाएगा, उसमें जाना ठीक नहीं है। और ये बात जो तुमने कही कि क्या किया जाए कि शुक्राणुओं की जो क्वालिटी है वो अच्छी रहे, दोनों ही लोगों के लिए मैं बोलूंगी ज्यादातर बेसिक चीजें ही हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है डाइट, अपना खाने का न्यूट्रिशन का स्तर अच्छा रखना है। बैलेंस डाइट को अपनी प्रायोरिटी बनानी है, ब्रेकफास्ट लंच डिनर सही समय पे खाना है, दाल सब्जी रोटी, कुल मिला के कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स फैट मल्टीविटामिन फ्रूट्स वेजिटेबल्स सबका एक प्रॉपर न्यूट्रिशन लेना है। अंकुरित मूंग की दाल, चने की दाल, इनका प्रयोग कर सकते हैं। प्रोटीन्स में राजमा चना छोले का प्रयोग कर सकते हैं। मीठा शुगरी फूड्स जो है उनको कम लेना चाहिए, शुगर लेने से वेट बढ़ेगा। जितना हो सके अपना वेट, अपनी एज और अपने वेट, अपने हाइट के हिसाब से अपने वेट को कंट्रोल करना है। किसी दिन हम लोग बेसल मेटाबॉलिक इंडेक्स या बीएमआई के बारे में बात करेंगे। आप लोग यूट्यूब पे या नेट पे जाकर भी देखिए कि बीएमआई क्या है और अपना बीएमआई कैलकुलेट करिए। एक हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे कि बीएमआई क्या है और उसका हमारे शरीर पे क्या असर है। तो अपना बेसल मेटाबॉलिक इंडेक्स नॉर्मल रेंज में रखें, 21 से 25 उसका नॉर्मल है। अगर 18.5 से कम बीएमआई आता है, उसमें हम वेट लेते हैं पेशेंट का केजी में और हाइट लेते हैं मीटर स्क्वायर में। अकॉर्डिंगली वेट अपॉन हाइट स्क्वायर में लेकर हम बीएमआई कैलकुलेट करते हैं। तो अपनी एज, वेट और हाइट के हिसाब से अपना वेट रखें। वेट को रखने के लिए भी अंडर न्यूट्रिशन नहीं करना है कि एकदम डाइट करके भी क्रैश डाइट करना, ये भी उचित नहीं है। उससे आपके बॉडी में मैलनरिशमेंट होगा, वो बिल्कुल ठीक नहीं है। हर चीज बैलेंस्ड करनी पड़ेगी। तो अच्छा खाना खाएं, बैलेंस्ड खाना खाएं, सही समय पे खाएं, सही समय पे सोएं, सही समय पर उठें। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोगों की आज सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, यानी कि एक ही जगह बैठ के कंप्यूटर पे काम करते हैं, एक ही जगह केबिन में बैठ के ऑफिस में काम करते हैं। तो कुल मिला के सनलाइट, विटामिन डी हमें सनलाइट से मिलता है, धूप की रोशनी से मिलता है। तो सुबह उठे, कम से कम 5:30-6 बजे उठे, थोड़ी देर जरूर दौड़ने जाए, एक्सरसाइज करें। स्वेटिंग से बॉडी डिटॉक्सिफाई होती है, बहुत सारे हमारे शरीर के जो टॉक्सिन्स होते हैं वो निकल जाते हैं। तो अपने शरीर को टॉक्सिन्स डिटॉक्सिफाई करें। बहुत अच्छे एंडोर्फिन्स और सीरोटोनिन्स जो अच्छे हार्मोन्स होते हैं वो एक्सरसाइज करने से रिलीज होते हैं। तो एक्सरसाइज को अपने टाइम शेड्यूल में जरूर से करें, वॉक जरूर से करें, दौड़ना जरूर करें और होम वर्कआउट की आजकल बहुत एक्सरसाइजेज हैं, उनको ऐड करें। और डाइट एंड एक्सरसाइज एंड लाइफस्टाइल ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं और धूम्रपान से दूर रहें। मैम एक सवाल अब मैंने पुरुषों पे पहले पूछा, अब मैं महिलाओं के लिए पूछता हूँ कि अगर जो आम घरेलू महिलाएं हैं, हालांकि वो दिन में बहुत काम कर लेती हैं, मुझे लगता है कि ये एक्सरसाइज हो गई है कि क्योंकि दिन भर काम करती हैं घर में, राइट। पोछे से लेके हाँ। सारे काम करती हैं, तो वो क्या करें जिससे उनको ऐसी समस्या ना आए, पहली चीज। और दूसरी चीज कि अगर उनको समस्या आ गई है तो कौन कौन से जांच है जो जरूरी है उनके लिए। मैंने पहले भी बताया, एक अल्ट्रासाउंड, एक बच्चेदानी में दवा डाल के एक्सरे, जिससे कि ये पता चले कि ट्यूब्स खुली है कि नहीं खुली है। साथ ही साथ अगर कुछ और जरूरत पड़ेगी तो कुछ हार्मोन्स के टेस्ट, थायराइड की जांच,
LH, FSH, TSH, प्रोलैक्टिन, ये सारी जांचें भी हम लोग उसमें कराते हैं। ये देखना पड़ता है। और महिलाओं के लिए भी सेम है, आपको अपना डाइट का ध्यान रखना है, एक्सरसाइज का ध्यान रखना है, स्लीप पैटर्न का ध्यान रखना है, स्ट्रेस को दूर रखना है। और एक और इम्पोर्टेंट, हमारे यहाँ का हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट है, तो हमको इन्फेक्शंस का बहुत ध्यान रखना है कि किसी भी तरीके का जेनाइटल इन्फेक्शंस ना हस्बैंड को ना वाइफ को हो ना पाए, क्योंकि इन इन्फेक्शन से बच्चेदानी के रास्ते, वेजाइना के रास्ते जाके ये इन्फेक्शंस ट्यूब्स को भी बंद कर सकते हैं। तो इन सब बातों का खास ख्याल रखना है। एबॉर्शंस बार बार ना कराएं, बार बार एबॉर्शंस कराने से भी बच्चेदानी के अंदर इन्फेक्शन हो सकता है, ट्यूब क्लोज हो सकती है। ट्यूबरक्लोसिस एक इम्पॉर्टेंट इन्फेक्शन है इंडिया में, जिसकी वजह से भी ट्यूब्स बंद हो सकती हैं और बच्चेदानी के अंदर भी इन्फेक्शन हो सकता है। हालांकि बहुत सारे लोग अभी सवाल पूछ रहे हैं, मैं सवालों पे आऊंगा, बहुत सारे लोगों ने सवाल अपने अच्छा, पूछ हाँ मैं सोच रहा हूँ कि लास्ट में सवाल पूछूं, सारे लोगों के सवाल लूंगा। हाँ ठीक है। एक सवाल बहुत अहम है कि समस्याएं तो बहुत सारी है, महिलाओं को भी है, पुरुषों को भी है, दोनों को है। क्या हम्म। इलाज संभव है? इलाज, जब हम बीमारी पकड़ लेंगे, है ना, करीब 100 से भी ज्यादा कारण है बच्चा ना आने के, पुरुषों में महिलाओं में। जब हम बीमारी पकड़ लेंगे क्या कारण है, तब हम उसका निवारण कर पाएंगे। तो पहले टेस्ट कराना होगा, उस टेस्ट में जो कमी निकलेगी, अब मान लीजिए किसी की ट्यूब्स बंद है, ठीक है, अगर हमको एक्सरे में ये पता चलता है कि किसी महिला की ट्यूब्स बंद है, तो अब ये देखना होगा कि उसकी ट्यूब्स कितनी बंद है, किस लेवल पे बंद है। तो ऐसी महिला की हमको दूरबीन विधि द्वारा जांच करनी पड़ेगी। बच्चेदानी के अंदर दूरबीन डालेंगे, जिस विधि को हम हिस्ट्रोस्कोपी करते हैं, उससे देखेंगे कि क्या अंदरूनी हिस्से में ट्यूब बंद है। और फिर दूसरे हम पेट के अंदर दूरबीन डालेंगे, जिसको हम लेप्रोस्कोपी कहते हैं, कि क्या उसकी ट्यूब पेट के अंदर जो ट्यूब का हिस्सा है उसमें बंद है। तो लेप्रोस्कोपी, हिस्ट्रोस्कोपी जिनमें ट्यूब्स बंद है उनमें करना पड़ता है। कुछ महिलाओं में कुछ शारीरिक पैदाइशी बच्चेदानी में विकार मिलते हैं, जैसे किसी की बच्चेदानी आधी ऐसी बच्चेदानी होनी चाहिए, किसी की आधी बच्चेदानी मिलती है, किसी की बच्चेदानी में पर्दा दिखाई देता है, किसी की बच्चेदानी में कभी कभी जाले दिखाई देते हैं। तो ये सारी चीजें भी अपने को देखनी होती हैं। साथ ही साथ ये देखना होता है कि कभी कभी कुछ महिलाओं की बच्चेदानी विकसित कम होती है, उनकी बच्चेदानी नॉर्मल से छोटी होती है, तो ऐसे लोगों में भी प्रेगनेंसी आने में कमी हो सकती है। और कुछ कुछ महिलाओं में ये देखा गया है कि आधी बच्चेदानी डेवलप हो पाती है, पूरी के बजाय ये पैदाइशी विसंगतियां हैं कि आधी बच्चेदानी डेवलप होती है। तो ये भी सब एक्सरे से पता चलता है। बच्चेदानी के अंदर पूरा पूरा एक पर्दा पैदाइशी हो सकता है, ये भी एक बहुत बड़ी कमी है। फिर अल्ट्रासाउंड से हम लोग ये भी देख सकते हैं कि महिला के शरीर में अंडे बनाने की क्षमता कितनी है। इसको हम लोग एंट्रल फॉलिकल काउंट कहते हैं। एंट्रल यानी कि जो अंडा है वो बहुत ही प्रिलिमिनरी स्टेज में है, उस अंडे को हम अल्ट्रासाउंड, ट्रांसविजाइनल अल्ट्रासाउंड द्वारा करके गिन लेते हैं कि आज की डेट में उस महिला के शरीर में कितने अंडे हैं, अंडे पर्याप्त हैं कि नहीं, कम है कि नहीं। यूजुअली 40 साल के बाद या 35 साल के बाद ज्यादातर महिलाओं में शरीर में अंडे की कमी होनी शुरू हो जाती है, और यंग पेशेंट में अंडे ठीक ठाक मिलते हैं। लेकिन आजकल ये देखा गया है कि इन्फेक्शंस की वजह से, या आप इनएडवर्टेंटली बच्चा बनाने की दवा खा रहे हैं, आपने जांचें नहीं कराई हैं, उस वजह से भी कभी कभी अंडे खत्म हो जाते हैं शरीर में। तो ये सब चीजों का हमको ध्यान रखना होता है उसमें। अच्छा मैम, मैं बहुत छोटा सा सवाल है कि कितने परसेंट ऐसे मामले होते होंगे 100 में जिनका दवा से इलाज हो जाता है, मतलब आई थिंक परसेंटेज? 50 to 60% पेशेंट हैं जिनका मेडिसिन से ही ट्रीटमेंट हो जाता है, स्पेशली वो पेशेंट्स जिनमें अंडा नहीं बनता है, अंडे बनाने की समस्या होती है। तो ऐसे पेशेंट्स में, और हस्बैंड का शुक्राणु ठीक है, और हस्बैंड के शुक्राणु में इन्फेक्शन है या थोड़ी बहुत कमी है, तो शुक्राणु की इन्फेक्शन को हम ठीक कर सकते हैं सीमेन के। हस्बैंड के शुक्राणु की गति बढ़ाने की आज अच्छी मेडिसिन है, वो हम लोग दे सकते हैं अगर उनके शुक्राणु में थोड़ी बहुत कमी है या मॉडरेट तक भी कमी है तो अच्छा रिजल्ट आता है। इसी तरीके से महिलाओं में अगर बच्चेदानी में सूजन या इन्फेक्शन की वजह से है, ये दवा से बहुत अच्छा रिकवर करते हैं। फिर जिन महिलाओं में अंडे नहीं बनते हैं, तो आज हमारे पास अंडे बनाने की बहुत अच्छी दवाइयां हैं, जिनको अल्ट्रासाउंड के गाइडेड अल्ट्रासाउंड से हम देते हैं। और उनको, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि ये अंडे बनाने की दवा यूं ही नहीं खा लेनी चाहिए, हमेशा अल्ट्रासाउंड गाइडेड ही दवा खानी चाहिए।
और वो हम दे सकते हैं। आज इंजेक्शंस भी हमारे पास बहुत अच्छे हैं, जो अंडा बनाने के भी इंजेक्शंस हैं, अंडा फोड़ने के भी हैं। तो कुल मिला के 50 to 60% पेशेंट में मेडिकल रूप से आराम से ट्रीटमेंट हो जाता है। अच्छा, जो लोग बच जाते हैं, हमने एक बार हम्म, आईवीएफ तकनीक पे भी हमने बात की थी, तो हाँ। बच जाते हैं, जो आपने 40% मान लीजिए लोग जो बच जा रहे हैं उनकी हम्म। दवा से ठीक, उनके लिए क्या उपाय है? अब बचे जो 30 से 35% लोग हैं, उनमें ये मानिए कि 25 से 30% लोगों में सर्जरी से, हिस्ट्रोस्कोपी सर्जरी या लेप्रोस्कोपिक सर्जरी दोनों मिला के जब हम लोग करते हैं, हिस्ट्रोस्कोपी लेप्रोस्कोपी, इन सर्जरी से बाकी बचे हुए 25 से 30% पेशेंट में फायदा मिल पाता है। और मात्र 5 से 7% पेशेंट या 10% पेशेंट मैक्सिमम में हमें आईवीएफ या इक्सी की जरूरत पड़ती है, जिसमें मेडिसिन फेल हो जाए, दूरबीन द्वारा ट्रीटमेंट फेल हो जाए, तभी फिर हम ऐसे पेशेंट्स को आईवीएफ के लिए लेते हैं, जिसमें किसी भी विधि द्वारा ट्यूब नहीं खुल पा रही है, किसी भी अंडे बिल्कुल भी नहीं है, महिला के शरीर में सब अंडे खत्म हो चुके हैं, या पुरुष में बिल्कुल भी शुक्राणु नहीं है और महिला की ट्यूब्स बंद है, तो फिर हमको आईवीएफ या इक्सी पे जाना पड़ता है। यानी कि मोटा-मोटा हम ये कह सकते हैं कि 95% या से 100% केसेस सॉल्व एग्जैक्टली। हो जाते हैं तकनीक की हाँ। मदद से। एग्जैक्टली। ठीक है, अब मैं लोगों के सवाल उठाता हूँ, जो लोगों ओके। ने बहुत सारे सवाल पूछा है। पहला सवाल अनिल अग्रवाल ने पूछा है। मैं बाकी लोगों से भी कहना चाहूँगा कि अगर आपके मन में कोई भी सवाल है इस मुद्दे से जुड़ा हुआ, तो आप बेझिझक पूछिए। कमेंट बॉक्स में यूट्यूब पर आप इस वीडियो को लाइव इस समय देख रहे हैं, आप बेझिझक सवाल पूछिए, मैम इसी समय उसका रिप्लाई करेंगी। कुछ क्रिटिकल केस होगा तो मैंने नंबर दे दिया है आपको, 9839840044। ये नंबर है डॉक्टर रेणु सिंह गहलोत का, आप इस पे संपर्क करिए, वहां से आपको पूरी तरह से मदद मिलेगी। और अगर आप अस्पताल जा सकते हैं तो कानपुर में गहलोत हेल्थ केयर सेंटर है, वहां आप चले जाइए। अगर इसमें लॉकडाउन में चूंकि जाना मुश्किल है, इसलिए आप ऑनलाइन कंसल्टेंसी ले सकते हैं। पहला जो सवाल है अनिल अग्रवाल का, ये कह रहे हैं, हेलो मैम, मुझे सेकेंडरी इनफर्टिलिटी है, पीसीओडी और राइट ट्यूब ब्लॉक है, और 3 आरयू हो चुके हैं, पर आराम नहीं मिला, आगे क्या करूं, बताइए। ये आर सवाल है। यू मतलब क्या? ये मैं आर भी यू नहीं की समझ पाया। आईवीएफ क्या बोल रहे हैं? उन्होंने शायद टाइपिंग कुछ गलत लिखा है, लेकिन उन्होंने कहा है कि 3 RUI हो चुका है, तो ये आईयूआई, मैं समझ। आई थिंक आईयूआई लिखा होगा, आईयूआई यानी इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। तो मेरे ख्याल से इनको, अगर इन्होंने आईयूआई, एक ट्यूब बंद है एक ट्यूब खुली है, तो ऐसे पेशेंट्स में हमेशा हम लोग डेफिनेटली आईयूआई के लिए ही जाएंगे। पीसीओडी की प्रॉब्लम यानी कि अंडे नहीं बन रहे हैं, तो अल्ट्रासाउंड करेंगे, अंडा बनाने की दवा देंगे, इंजेक्शन देंगे और आईयूआई करेंगे। तो आईयूआई यानी कि हस्बैंड के शुक्राणु वॉश करके प्रॉपर तरीके से, जिस दिन अंडा बन के फूटने वाला है, जिन घंटों में अंडा बन के फूटने वाला है, उस समय वॉश किए हुए हस्बैंड के शुक्राणु बच्चेदानी में डाले जाते हैं। तो अगर आप 3 बार आईयूआई करा चुके हैं, तो मेरे ख्याल से अब आपका ये समय है कि फिर आप आईवीएफ पे स्विच ओवर करिए, जिसमें क्या होगा कि आपके जो वाइफ है उनके अंडे बनाए जाएंगे, आपके शुक्राणु लिए जाएंगे, उनका आईवीएफ और इक्सी के द्वारा एम्ब्रियो बनाया जाएगा, उनको फ्रीज कर लिया जाएगा, या फ्रेश डाल सकते हैं तो फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफर भी कर सकते हैं। और क्योंकि आपकी सेकेंडरी इनफर्टिलिटी है, तो मैं जानती हूँ कि आपकी उम्र डेफिनेटली 32 से 35 वर्ष के ऊपर ही होगी, तो अंडे का रिजर्व भी धीरे धीरे करके कम होने लगता है अगर हम आईयूआई कराते हैं। स्पेशली एग्स दिख भी रहे हैं, तो अच्छे अंडे हैं जो जिनकी क्वालिटी अच्छी होती है, वो धीरे धीरे डिक्रीज होते हैं। तो ज्यादा समय ना वेस्ट करते हुए फिर आप आईवीएफ के लिए जा सकते हैं। तो अनिल अग्रवाल जी को अपना आंसर मिल चुका है। अगर आपको कुछ ज़्यादा जानना है तो मैंने नीचे टेलीकम्युनिकेशन का नंबर दिया हुआ है, आप उस पर सलाह ले सकते हैं। मैम तो हॉस्पिटल का ही ये नंबर है। और इसके अलावा अजय भाई ने पूछा है, 3 साल हो गए हैं, लड़के बच्चे नहीं हैं, क्या करें? अभी मैंने डिटेल में सब कुछ बताया है कि क्या है करना है अजय भाई को। तो उनको बोलिए अपने पास में जो भी कुशल डॉक्टर हैं, इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हैं, उनको जाके मिले और अपनी पत्नी के बारे में सारी जानकारी दें और अपनी सारी जांचें कराएं। एक राहुल थोरट है, ये कह रहे हैं कि स्पर्म काउंट कितना होना चाहिए प्रेगनेंसी के लिए 33 साल की उम्र में? 33 इयर्स की एज अगर है, देखिए किसी भी एज में
स्पर्म काउंट जो है ये देखा गया है कि 15 मिलियन से ऊपर होना चाहिए। तो यूजुअली जो स्पर्म काउंट की रेंज है वो 40 मिलियन से लेकर 100 मिलियन तक होती है, और 15 मिलियन तक हम लोग ये मान के चलते हैं कि अगर किसी के 15 मिलियन स्पर्म काउंट है तो ये नंबर एडिक्वेट है। लेकिन ये ध्यान रखना होगा कि स्पर्म काउंट के साथ स्पर्म्स की मॉर्फोलॉजी वो भी अच्छी होनी चाहिए, कि स्पर्म्स मजबूत कैटेगरी के होने चाहिए। मॉर्फोलॉजी के हम लोगों के कुछ क्राइटेरियाज है, अच्छी क्वालिटी का स्पर्म होना चाहिए। नंबर 2, स्पर्म की मोटिलिटी। कुल मिलाकर एक स्पर्म को 20 से 25 सेंटीमीटर का रास्ता तय करना होता है अंडे तक पहुंचने के लिए। तो स्पर्म की मोटिलिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, और स्पर्म की क्वालिटी भी इसीलिए अच्छी होनी चाहिए कि अंडे की जो लेयर है वो बहुत मोटी होती है, तो उसको फोड़ने की भी काबिलियत तभी उस स्पर्म में होगी जब वो स्पर्म की क्वालिटी अच्छी होगी। तो नंबर इंपॉर्टेंट है, स्पर्म की मॉर्फोलॉजी इंपॉर्टेंट है, स्पर्म की मोटिलिटी इंपॉर्टेंट है। उसमें और भी 3-4 चीजें हम लोग को और इम्पोर्टेंट देखनी है कि फ्रक्टोज तो की है कि नहीं है, विस्कोसिटी उसमें कितनी है स्पर्म्स में, जो सेमाइनल फ्लूइड है, इन्फेक्शन तो नहीं है, पस सेल्स तो नहीं है, ल्यूकोसाइट्स कंटेंट तो नहीं है। तो ये कुल मिलाकर उसमें बहुत सारी चीजें हमको देखनी होती है। तो 15 मिलियन का काउंट अगर अच्छा स्पर्म की मॉर्फोलॉजी और मोटिलिटी है तो कंसेप्शन हो जाता है, लेकिन इससे कम अगर होगा तो आपको आईयूआई या आईवीएफ पे जाना पड़ेगा। अच्छा, एक रांची से कोई है, उन्होंने नाम अपना हालाँकि यूट्यूब पे चेंज किया हुआ है। बहुत सारे लोग ऐसे सवाल पूछते हैं, शर्माते भी हैं। तो उन्होंने ये सवाल किया है कि बीवी का पीरियड टाइम से आता है, फिर भी प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है, क्या करें? हाँ, सिर्फ पीरियड ही इम्पोर्टेंट नहीं है। पीरियड अगर ट्यूब बंद है तो भी पीरियड नॉर्मल आएगा, अंडा नहीं बनता तो भी पीरियड नॉर्मल आ सकता है, शुक्राणु ठीक है कि नहीं तब भी महिला का तो पीरियड नॉर्मल ही आएगा ना। तो इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट है तीनों जो मैंने टेस्ट बताए हैं वो आप तीनों टेस्ट कराइए, तब आप एक सही डायग्नोसिस पे पहुंचेंगे कि क्या है। ज्यादातर लोगों को लगता है कि पीरियड अगर ठीक है तो सब कुछ ठीक है अंदर, और बच्चा आने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। लेकिन हमको समझना होगा कि बेसिक लेवल पे और भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। एक सवाल और है कि पीरियड के वक़्त बहुत ज़्यादा दर्द, साथ में योनि में स्मेल बहुत रहता है। ये सजेस्ट क्या ये करता है ये इन्फेक्शन भी हो सकता है, तो इन्फेक्शन के लिए आप ट्रीटमेंट लेना चाहिए आपको। और साथ ही साथ एक अल्ट्रासाउंड करा के ये भी देखिए कि कहीं कोई गांठ तो नहीं है, कोई एंडोमेट्रियोसिस तो नहीं है, कहीं कोई और समस्या तो नहीं है बच्चेदानी में जिसकी वजह से दर्द है। एक सवाल रुपेश ने पूछा है कि क्या 30 साल के बाद बच्चे होने में दिक्कत होती है क्या? मैंने बताया कि आइडियल एज 20 से 25 है, 25 से 30 भी ठीक है। डेफिनेटली 30 साल के बाद जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, अंडे की क्वालिटी, और इंडियन वेमेन में समहाउ पीरियड भी जल्दी आता है। 10 11 12 साल में आजकल बच्चों को पीरियड आना शुरू हो जा रहा है गर्ल्स को। तो अंडे बनने भी उनके 13 14 15 साल में शुरू हो जाते हैं। तो इंडियन फीमेल्स में 15 साल 30 साल तक ऑलरेडी निकल चुके होते हैं, और शुरुआत में सभी अच्छे अंडे फूटते हैं। तो ये देखा गया है, सब में नहीं, ज्यादातर महिलाओं में, कि 30 साल के बाद डेफिनेटली अंडे की क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होनी शुरू हो जाती है। 35 के बाद तो 50% फीमेल्स में क्वालिटी काफी ज्यादा डिक्रीज होती है, और 40 इयर्स एंड अबव में 80 टू 90% फीमेल्स में अंडे की क्वालिटी बहुत खराब हो जाती है। एक सवाल इन्होंने आलिया नाज ने किया है। हेलो मैम, मेरी एज 32 साल है, मैं दिल्ली से हूँ। शादी को 4 साल हो गए हैं। मैम, मेरा लास्ट ईयर मिस कैरेज हो गया था, 3rd मंथ में। उसके बाद 1 ईयर हो गया है, कंसीव नहीं हो रहा है। आपको जरूर से आलिया जाके डॉक्टर को दिखाना होगा, बच्चेदानी में दवा डाल के एक्सरे करके ये देखिए कि आपकी ट्यूब्स खुली हैं कि नहीं खुली हैं। अगर ट्यूब्स खुली हैं तो ये भी देखना होगा कि ऐसा तो नहीं है कि एबॉर्शन के बाद आपने वेट पुट ऑन किया हो जिसकी वजह से आपके एग्स नहीं बन रहे हो। तो ये एक अल्ट्रासाउंड कराइए, बच्चेदानी में दवा डाल के एक्सरे करा के ये देखिए, और फिर जरूर कोई ना कोई अच्छा समाधान इससे निकल के आएगा। अगला सवाल मैं लेता हूँ। ये कुसुम पवार है। ये लिख रही हम्म, है कि पीसीओडी है, क्या करूं, कंसीव नहीं हो रहा है। क्या है? और पीसीओडी है, क्या करूं, कंसीव नहीं हो रहा है। पीसीओडी का एक अपना अलग सा वीडियो है कि पीसीओडी क्या है, तो उसको आप पहले सुनो, तो उसमें अच्छे से आपको समझ में आएगा कि बेसिकली पीसीओडी की ज्यादातर जो पैथोलॉजी है वो ज्यादा वेट गेन की वजह से है, दोनों एक दूसरे से कोरिलेटेड है।
हालांकि कुछ एक पेशेंट्स लीन पीसीओ भी होते हैं, यानी कि वो पतले दुबले भी हैं, फिर भी उनमें कुछ ऐसे हार्मोनल इम्बैलेंसेस हैं जिसकी वजह से उनको पीसीओडी की प्रॉब्लम है। तो आपको डॉक्टर के पास जाना होगा, अल्ट्रासाउंड कराइए, उसमें कंफर्म करिए कि पीसीओडी में क्या समस्या है, आप किस तरीके के पीसीओडी हैं, लीन वाले हैं कि ओबीस वाले हैं। और पतले वाले पीसीओडी हैं तो आपका ट्रीटमेंट थोड़ा सा अलग होगा, ओबीस वाले पीसीओडी है तो आपका ट्रीटमेंट थोड़ा सा अलग होगा। बट आजकल पीसीओडी का ट्रीटमेंट मेडिसिन से बहुत अच्छा है, और ट्रीटमेंट ऑप्शंस भी आज हमारे पास बहुत सारे हैं। इनफर्टिलिटी के लिए भी अंडा बनाने की ही सबसे बड़ी समस्या पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में आती है, तो आज हमारे पास अंडा बनाने की बहुत अच्छी दवाइयां हैं। आप अपने अच्छे किसी डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। ये जो मैं रांची साहब को बता रहा था, उन्होंने अपना नाम अब बताया है, नीचे कमेंट करके ये लिख रहे हैं कि मेरा नाम रजनीश राठौर है, मैं रांची से हूँ। और ये उनका वही सवाल है, उन्होंने कहा है कि मुझे ठीक से थोड़ा समझ में नहीं आया। ये पूछ रहे हैं कि इनको क्या-क्या चेकअप कराना होगा, और इनकी दिक्कत जो थी मैं बताता हूँ आपको। कि इनका बीवी का पीरियड टाइम से आता है और प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही हैं। हाँ, और तो तीन ये बहुत इम्पोर्टेंट ज़्यादा। 3 इम्पोर्टेंट जांच करनी है। हस्बैंड को अपनी शुक्राणुओं की जांच करानी है। 3 दिन आपस में नहीं संपर्क करेंगे, फिर जांच कराएंगे। और वाइफ की बच्चेदानी में दवा डालकर एक्सरे, जिसको कि हम लोग हिस्ट्रोसैल्पिंजोग्राफी पीरियड के 10वें 11वें दिन होती है, वो करानी होगी। और साथ ही साथ एक अल्ट्रासाउंड ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी इनको करानी होगी और डॉक्टर को दिखाना होगा। और एक सहदेव सिंह है, इन्होंने पूछा है कि पीरियड बंद होने के बाद क्या आईवीएफ संभव है यदि आयु 40 साल हो तो? हाँ, बिल्कुल संभव है। उसमें जो है फिर डोनर, अगर पीरियड बंद हो गया है तो ये मान के चलते हैं कि अंडे शरीर में खत्म हो गए होंगे, तो ऐसे पेशेंट्स में हम लोग को डोनर ओवम लेने पड़ते हैं, डोनर oocytes लेते हैं। जैसे कि किसी में स्पर्म्स अगर नहीं है तो हमको डोनर स्पर्म लेने पड़ते हैं। तो अगर किसी महिला में अंडे फिनिश हो गए हैं, खत्म हो गए हैं, इसको हम लोग प्री मेच्योर मेनोपॉज कहते हैं, जब 40 वर्ष से कम उम्र की महिलाओं में एग्स फिनिश हो गए हैं और पीरियड बंद हो गए हैं, तो हमको डोनर oocytes लेने पड़ेंगे। बट प्रेगनेंसी इज पॉसिबल बाय आईवीएफ। और मुझे लगता है कि हमने जितने सवाल हमने लाइव में लोगों ने हमसे पूछे थे, हमने उनको ले लिए हैं। और अभी भी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप नीचे ले सकते हैं, और आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। और हम रोज एक नए वीडियो के साथ आपके साथ लाइव हो रहे हैं। आज हमने महिलाओं को प्रेगनेंसी क्यों नहीं होती है उन समस्याओं पर बात की। और कल मैम आप सजेस्ट करिए कि क्या बात करनी चाहिए। हालांकि थैंक यू लिख के भेज रहे हैं जो रांची से थे, इन्होंने लिखा है थैंक्स सर एंड मैडम। और तो किसी को भी अगर कोई समस्या है, अगर आपको यहाँ पे सॉल्व हो जा रहा है तो अच्छी बात है। अगर आपको लगता है कि अभी भी कुछ रह गया है तो मैंने ऊपर कमेंट बॉक्स में भी मैंने बताया है, आपको एड्रेस दे दिया है। डॉक्टर रेणु सिंह गहलोत, गहलोत हेल्थ केयर सेंटर, C13, न्यू आजाद नगर, कल्याणपुर, कानपुर में है। मोबाइल नंबर दिए हुए हैं कमेंट बॉक्स में। मैंने अपने चैनल से भी कमेंट किया है, और गहलोत हेल्थ केयर सेंटर से भी कमेंट है, तो आप देख सकते हैं, आप बात कर सकते हैं। अगर कुछ ज्यादा जानना है या वहां जाकर इलाज कराना है या फोन पर बात करनी है तो सब कुछ संभव है, आप उस पर जाकर बात कर सकते हैं। और कुसुम पवार ने एक और क्वेश्चन किया, मैं इसको लेके फिर क्लोज करूंगा। कि मेरी एज 26 चल रही है और हाइट 156 सेंटीमीटर है, वेट 50 केजी है, बोथ ओवरी पीसीओ आया है रिपोर्ट में। एज कितनी है? और 26। 26 है। और क्या चल रहा है इनको? इन्होंने लिखा है कि बोथ ओवरी पीसीओ आया है रिपोर्ट में। हाँ, तो ठीक है। अगर आप इनफर्टिलिटी के लिए अपना ट्रीटमेंट कराना चाह रहे हैं, तो डॉक्टर को कंसल्ट करिए। आपको अंडा बनाने की दवाइयाँ दी जाएँगी। सबसे पहले तो आपकी ट्यूब्स की पेटेंसी चेक करनी होगी, हिस्ट्रोसैल्पिंजोग्राफी करके आप वो टेस्ट कराइए। उसके अकॉर्डिंगली अपने कुशल डॉक्टर से मिलिए, एक इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से, वो आपको अंडा बनाने की दवा देंगी, अल्ट्रासाउंड करेंगी। और जिस दिन आपका अंडा बन के फूटने वाला होगा, उस दिन या तो आप लोग आपस में संपर्क कर सकते हैं, अगर हस्बैंड के शुक्राणु सब कुछ नॉर्मल है, या आईयूआई के लिए जा सकते हैं। और एक और सवाल भी आ ही गया था, मैं पूछ लेता हूँ। 1 वीक पीरियड होने के बाद बंद हो गया था, लेकिन 2 दिन बाद फिर स्टार्ट हो गया। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। अगर आपने कोई गर्भ निरोधक गोली खाई है, वो ठीक से नहीं खा रहे हैं, या आपने कोई पिल 72 या एबॉर्शन वाली कोई पिल खा रही है, वो हो सकते हैं, या बच्चेदानी में कोई गांठ है, वो भी एक प्रॉब्लम हो सकती है। तो कुल मिला के, या बच्चेदानी के मुंह पर अगर इन्फेक्शन है, सर्विसाइटिस है,
अंदर कोई इन्फेक्शन है, उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो बेसिकली एग्जामिन करके ही ये सारी चीजें, हार्मोन की वजह से हो सकता है, हार्मोन इम्बैलेंस, या इन्फेक्शन की वजह से, तो इसको एग्जामिन करके देख कर ही बता पाएंगे, तो किसी गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाइए। और एक सवाल है कि सॉरी मैं क्या लेप्रोस्कोपी से कंसीव नहीं कर सकती क्या? कौन बोल रहे हैं कि लेप्रोस्कोपी से कंसीव नहीं कर सकते? ये अग्रवाल जो थे, जो सबसे पहला हमने सवाल जो पूछा था आपसे हम्म। कि उन्हीं का ये सवाल है, अनिल अग्रवाल सबसे पहले जो सवाल मैंने लिया था, उन्होंने अभी कमेंट किया है कि सॉरी मैं क्या लेप्रोस्कोपी से कंसीव नहीं कर सकता। तो नहीं थोड़ा तो मैं चाहता हूँ इसके बारे में बता दीजिएगा कि ये मतलब क्या है थोड़ा सा। हाँ, मतलब इनका क्या प्रॉब्लम क्या था, लेप्रोस्कोपी क्यों करानी है इनको, क्या प्रॉब्लम है इनको? सवाल तो मैं भूल गया, सबसे पहले ही था, सबसे ऊपर था, इन्होंने कुछ हम्म। पूछा था कि इनको कंसीव नहीं हो रहा है, शादी के कुछ साल हो गए हैं, ऐसा करके कुछ उन्होंने बताया था। तो देखिए, पहले आप बेसिक टेस्ट कराइए, और अगर उस बेसिक टेस्ट में ट्यूब्स बंद आती हैं, या कोई गांठ आती है, या पर्दा है, या कोई और बात है, तो डेफिनेटली आप लेप्रोस्कोपी करा सकते हैं। 100% गारंटी से तो कोई भी आपका वो नहीं करेगा, बट डेफिनेटली अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम है जो लेप्रोस्कोपी और हिस्ट्रोस्कोपी से ठीक हो सकता है, तो वो डेफिनेटली किया जाएगा। एक सवाल, मतलब अब जो सवाल आ रहे हैं वो लोग मतलब अपने पुराने सवाल पर ही पूछ रहे हैं। कुसुम पवार जिन्होंने पहले लिखा था कि मेरी एज 26 चल रही हम्म। है और हाइट 1 सेंटीमीटर है हम्म। और बहुत पीसीओ आया है रिपोर्ट में, वो कह रही है हम्म। कि टेस्ट ट्यूब टेस्ट नॉर्मल है। तो फिर आप अपना आईयूआई कराइए, अंडे बनाने की दवा लीजिए, फॉलिकुलर मॉनिटरिंग कराइए, अल्ट्रासाउंड कराइए। डेफिनेटली आपको एक इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के संपर्क में रहना होगा, उनको जाके कंसल्ट करना होगा। और एक सवाल मैं इसको लेकर अब खत्म ही करूंगा, इन्होंने पूछा है ल्यूपिड एंटी कोगुलेंट हम्म। रेशियो 1.6 है, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि आपको अगर मल्टीपल एबॉर्शंस हुए हैं, तो कभी कभी कुछ पेशेंट्स में अंदर खून जमाने की क्षमता ज्यादा होती है, जिसकी वजह से जब बच्चा आता है, तो बच्चा रुक नहीं पाता है और उस तक खून का दौरान नहीं हो पाता। ये समझिए मोटी मोटी भाषा में कि प्लेसेंटा में खून के थक्के जमा हो जाते हैं, और इस वजह से ऐसे पेशेंट्स को रिकरेंट एबॉर्शंस होना होता है। डिटेल में अगर आपको इसके बारे में बहुत जानकारी चाहिए, अपने गूगल पे करिए और पढ़िए इसको अच्छे से। तो मैम इसको यहीं खत्म करते हैं, अब कल फिर इस पे हम लोग चर्चा करेंगे दूसरे मुद्दे पे। मैं बाकी जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और जिन लोगों ने कमेंट किया, मैं उनसे यही कहूंगा कि आप लोग इस वीडियो को फिर से देखिएगा, ना समझ में आए तो। और अगर आपको कुछ और ज्यादा जानना है, इलाज कराना है, डॉक्टर से मिलना है, तो उसमें गहलोत हेल्थ केयर सेंटर का मैंने आपको नंबर दिया है, डॉक्टर का नंबर है, साथ में डिटेल्स है कि आप किस एड्रेस पर जाके मिल सकते हैं। तो आप कांटेक्ट करिए, बात करिए, और घर बैठ के व्हाट्सएप के जरिए भी और फोन के जरिए भी आप जो है डॉक्टर से बात कर सकते हैं, मैम से, और प्रिस्क्रिप्शन ले सकते हैं, इलाज ले सकते हैं। बहुत जरूरी होगा तो आपको अस्पताल भी जाना पड़ेगा, और उसका भी एड्रेस मैंने दे दिया है। और रोज हम शाम को इसी वक्त जो है आपके साथ लाइव रहेंगे अगले कुछ दिनों तक। कल मैम हम फाइब्रॉइड पे बात कर सकते हैं, हाँ। क्योंकि बनाया था और और बहुत सारे लोगों ने सवाल हाँ, पूछे थे। कल हम लोग बच्चेदानी की गांठ या फाइब्रॉइड या मायोमा या रसौली है ना, इसके बारे में बात करेंगे शाम को 6 बजे। और सभी जो व्यूअर्स हैं हमारे, उनसे मैं बोलना चाहूंगी कि आप अपनी जब प्रॉब्लम लिखें, तो उसमें अपनी परेशानी लिखें, एज लिखें, कहाँ से बोल रहे हैं ये जरूर से मेंशन करें। और क्योंकि कल हम गांठ के बारे में, बच्चेदानी की गांठ के बारे में बात करेंगे, तो ये भी जरूर लिखें कि एक तो आपकी मैरिड लाइफ कितनी है, साथ में गांठ अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट से पढ़कर गांठ का साइज जरूर लिखें कि कितनी बड़ी गांठ बताई है, यूट्रस में बताई है, कितनी बड़ी है, एक है कि कई है, और कितनी बड़ी बड़ी गांठें हैं अगर कई है, और कहां पर है। तो ये 4-6 पॉइंट जो आपका इंप्रेशन होता है ना अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में, जो नीचे फाइनल रिपोर्ट लिखी होती है, उस रिपोर्ट को अपने कमेंट बॉक्स में जरूर से कॉपी पेस्ट करें या टाइप करें, और लिखें जरूर, पहले से ही लिखकर रख लीजिए। और आपके फ्रेंड्स और जितने भी लोग हैं जो गांठ की समस्या से परेशान हैं, बहुत घबराते हैं, 15 साल की बच्ची, 18 साल के लोग, बच्चे, शादी नहीं हुई है, गांठ की समस्या है, अभी अभी नई शादी है, बड़ी बड़ी गांठें हैं, 10 साल, 15 साल, बहुत से ऐसे पेशेंट हैं जो परेशान होते हैं मायोमा, गांठ या रसौली के लिए। बिल्कुल भी परेशान होने की बात नहीं है।
कल इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। उससे पहले हम बोलेंगे आपसे कि एक और वीडियो गजब इंडिया पर ही है, मायोमा क्या है या फाइब्रॉइड क्या है, FIBROID, उसको जरूर से पहले से ही आप सुन लीजिए, जिससे कि आपको बेसिक बातें समझ में आ जाएंगी। तो 80% समस्याएं तो आपकी तभी सॉल्व हो जाएंगी, बाकी बची 20% डेफिनेटली कल हम लोग सॉल्व करेंगे। मैं जाते-जाते बस एक आखिरी सवाल पूछ लेता हूँ, जो कि दीपक है। कोई बात नहीं, बता। हाँ। थिकनेस की एंडोमेट्रियल थिकनेस वीक हो तो प्रेग्नेंट हो सकते हैं क्या? हाँ, हो सकते हैं। आजकल हमारे पास अच्छी मेडिसिन्स हैं एंडोमेट्रियल थिकनेस को बेटर करने की, बट इम्पोर्टेंट बात ये समझने की है कि एंडोमेट्रियल पतली क्यों है एंडोमेट्रियम। वो इन्फेक्शन की वजह से हो सकती है, ट्यूबरकुलोसिस से उसका इम्पोर्टेंट है। कभी सफाई बहुत ज्यादा बच्चेदानी के अंदर हुई हो तो वो भी एंडोमेट्रियल थिनिंग को करती है। हार्मोन्स की कमी की वजह से भी एंडोमेट्रियल थिनिंग होती है। कुछ मेडिसिन अगर आप बहुत लंबे समय तक गर्भ निरोधक गोली ले रहे हैं या कोई और इस तरीके की हार्मोन्स वाली ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो उस वजह से भी एंडोमेट्रियल थिकनेस पतली हो सकती है। बट कारण पता करना है और उस कारण को हटाकर नए हार्मोन्स को ऐड करने से डेफिनेटली रिजल्ट मिलता है। और थैंक यू सो मच मैम, आप हमारे साथ जुड़ी और बहुत सारे लोगों के अपने सवालों के जवाब दिए। बहुत अच्छा रहा आज, बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछा और कल हाँ, मिलते हैं इसी समय पे और मैं टाइम इन्फॉर्म कर दूंगा, सब्जेक्ट एक बार फिर से मैं पोस्ट कर दूंगा, तो आप जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। टेक केयर, स्टे होम, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।